नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बंगाल व भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल व वायसराय से संबंधित तथा उनके शासनकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अंग्रेजी शक्ति का भारत की राजनीति पर नियंत्रण कैसे स्थापित हुआ। तो सामान्यतः जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, किंतु धीरे धीरे वह भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 में प्लासी का युद्ध होता है और उसमें बंगाल का जो नवाब होता है वह हार जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो सेना होती है, अंग्रेजी मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उसकी सेना जो है जीत जाती है और यहीं से रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर बनता है और यहीं से मतलब अंग्रेजी शासन पहले बंगाल से फिर धीरे धीरे भारत पर हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बंगाल का गवर्नर कौन था। ठीक है, यहीं से अंग्रेजी जो शासन होता है उसकी शुरुआत होती है भारत में। तो यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जो सबसे पहले बनाया जाता है वो कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है और ये 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहता है। और 1757 से 60 ईस्वी में जो कार्य होता है वो यह होता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो ये बनता ही है, दूसरा प्लासी का युद्ध भी होता है 1757 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में ये सेकंड टाइम आता है 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक दोबारा बंगाल का गवर्नर बन के आता है। तब यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन का आरंभ किया जाता है और इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि करी जाती है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा जाता है कि इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि कब हुई थी, तो ये 1765 में हुई थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला देखते हैं हेनरी विंसीटार्ट। ये इनका शासनकाल होता है 1760 से लेकर के 1764। हेनरी विंसीटार्ट के शासनकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहते हैं बंगाल के गवर्नर। फिर इनको चेंज करके कौन आ जाते हैं, हेनरी विंसीटार्ट। ठीक है, तो हेनरी विंसीटार्ट जो आते हैं इनके शासनकाल में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद में बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप इनको फिर से इंग्लैंड बुला लिया जाता है और वापस से बंगाल का गवर्नर जनरल बना के किसको भेजा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, ये देखिए 1765 से 67 लिखा हुआ है, यहाँ पे 64 तक विंसीटार्ट रहते हैं। देन उसके बाद में 1765 से 67 फिर से बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। तो ये जो इलाहाबाद की संधि होती है ये बक्सर के युद्ध के बाद में, यानी बक्सर का जो युद्ध होता है वो समाप्त कैसे होता है, इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि के साथ में। जो पहली संधि होती है वो नवाब के साथ में होती है और जो द्वितीय संधि होती है वो मुगल बादशाह के साथ में होती है, रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं वो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, ठीक है, इनके साथ में होती हैं दोनों संधियाँ 1765 ईस्वी में। अगले देख लेते हैं कौन है, हैरी वेरेलास्ट। तो इनका जो शासनकाल होता है वो कब से कब तक होता है, 1767 से लेकर के 1769 तक। तो इनके शासनकाल में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं घटती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इनका शासनकाल महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा कि हैरी वेरेलास्ट कब से कब तक शासन करते हैं। ठीक है, तो 1767 से लेकर के 1769 तक। अगले कौन आते हैं, जॉन कर्टियर आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके। तो 1769 से लेकर के 1772 तक ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इनके शासनकाल में होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो 1772 में आते हैं, 1774 तक ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। अब क्या होता है कि बंगाल के ये अंतिम गवर्नर होते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर होता है उसका पद बदल करके क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का अंतिम गवर्नर माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है और प्रथम मदरसा की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में करी जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1772 से लेकर के 74 तक वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत पर रूल करते हैं वो
बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में रूल करते हैं। अब क्या बनेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी, जो अंतिम थे वही अब प्रथम बन जाएंगे, कौन, गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले ही क्या थे, बंगाल के केवल गवर्नर थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे और गवर्नर जनरल के तौर पर इनका शासन 1774 से लेकर के 1785 तक रहता है। अब इनके इस वाले जो शासन काल होता है तो इसमें कौन सी महत्व करती हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है और प्रथम मराठा युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इजारेदारी की प्रथा का भी आरंभ होता है इनके शासनकाल में। तो इजारेदारी की प्रथा भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा ये ध्यान में रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773, इसके तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। आगे देखते हैं, अगले कौन आते हैं, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो आते हैं इनका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 तक रहता है और ये सेकंड टाइम 1805 में आते हैं। तो देखेंगे इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करी जाती है। कब, 1793 ईस्वी में। अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या होती है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय शासक होता था, ये क्षेत्रीय जिसके भी अधिकार में आता था, तो वहाँ पर जो किसान थे, किसानों की जो भूमि थी, तो उसका जो मालिक बनाया जाता था वो जमींदार को बना दिया जाता था और स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से भूमि का मालिक किसे बना दिया जाता था, जमींदार को। तो जमींदार जो होता था वो जैसे पाता था वैसे उससे टैक्स वसूलता था और फिर टैक्स जो है कंपनी को चुकाता था, ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी रूप से जमींदार को भूमि का मालिक बनाया जाता था, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त बोला जाता था। और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर जो राशि होती थी, मतलब जो कर वसूला जाता था, वो भी एक हिसाब से स्थायी कर दिया जाता था कि इतना देना अनिवार्य होता था, इसलिए भी इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। फिलहाल जो भूमि होती थी वो जमींदार के लिए स्थायी हो जाती थी। अगला देखते हैं, सर जॉन शोर। ये कब से कब तक रहते हैं, 1793 से लेकर के 1798 तक रहते हैं। इनके शासनकाल में चार्टर अधिनियम 1793 आता है और इन्होंने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई थी। तो इनका भी शासनकाल इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगले देखते हैं कौन है, लॉर्ड वेलेज़ली। ये लॉर्ड वेलेज़ली है, इनके शासनकाल में सहायक संधि की नीति को अपनाया गया था इनके द्वारा। सहायक संधि 1798 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो जो सहायक संधि थी वह क्या थी कि जो भी क्षेत्रीय शासक होता था उसके साथ में ये सहायक संधि करते थे, ठीक। और मतलब जैसे कि कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो ये सैन्य रूप से उसकी सहायता करेंगे। जो भी इनकी शर्तें थी, जैसे कि किसी के साथ में किस व्यक्ति के साथ में कैसा संबंध रखना है या किस राज्य के साथ में मित्रवत व्यवहार रखना है, ये सारी चीज़ें इस सहायक संधि के अंतर्गत थी। तो ये कौन करा था, लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है। इनका उद्देश्य मुख्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना सहायक संधि के भी माध्यम से, ठीक है। जिसके साथ सहायक संधि कर ली जाती थी तो समझ लीजिए कि वहाँ का जो क्षेत्रीय शासक होता था वो एक हिसाब से इनके ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था उसको, ठीक है। तो ये सहायक संधि की नीति कब लाए थे, 1798 में। अगला देखेंगे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेज़ली के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है और 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया जाता है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी या किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड वेलेज़ली के काल में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगले देखते हैं, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। ये 1805 से लेकर के 7 तक शासक रहते हैं। यहाँ पर वायसराय बन के रहते हैं, वायसराय नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल बन के सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर के 1807 तक रहते हैं और इनके शासनकाल में रियासत में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया जाता है। अगले हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। ये क्या चल रहा है, गवर्नर जनरल चल रहा है, ठीक है, भारत का। तो 1807 से बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे
1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं और इन्हीं के शासनकाल में अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के। ठीक है, जो अगले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल वो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये 1813 में आते हैं और 23 तक रहते हैं। इनके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 1820 में, और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में। ठीक है, याद करना ईजी है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि रैयतवाड़ी 1820 और महालवाड़ी 1822 में लागू हुआ। तो किसके शासनकाल में हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। अगले देखते हैं लॉर्ड एम हर्ट्स। तो इनका जो शासनकाल होता है वो 1823 से लेकर 28 तक रहता है। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है इनके शासनकाल में। अगले जो शासक आते हैं वो नेक्स्ट कौन आता है, 1827 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1827 से 1833 तक ये रहते हैं और ये थोड़ा मतलब हमारे इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा पर इनके द्वारा रोक लगाया जाता है और ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। और ये जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे लेकर के, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये तो बिल्कुल पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था, गवर्नर से, यानी बंगाल के गवर्नर से शुरू हुआ था। तो पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो पहले गवर्नर थे बंगाल के वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर फिर उसके बाद में अंतिम गवर्नर आता है बंगाल का, फिर उसके बाद में भारत का गवर्नर शुरू होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल शुरू होता है, फिर यहाँ पर देखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से कोई प्रथम भी होगा जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या आता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और जब अब जो आने वाला है वो क्या आएगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ा सा चेंज आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है उसी को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। इसको चेंज करके, इस पद को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल किया जाता है, और ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न सीधे यह भी पूछता है कि चार्टर एक्ट क्या था। ठीक है, तो ये भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, उन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने 1833 से लेकर के 1835 तक के शासन किया। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने चार्टर एक्ट, इनके शासनकाल में 1833 आया, और इन्होंने विधि आयोग का गठन किया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों कहेंगे। अब आगे देखते हैं कौन है, लॉर्ड मैटकॉफ, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं दूसरे, ये कौन है, लॉर्ड मैटकॉफ। तो इनका शासनकाल जो होता है 1835 से लेकर के 36 तक रहता है, और इन्हीं के शासनकाल में इनको जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, 1836 में आते हैं और 42 तक रहते हैं। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो अगले देख लेते हैं लॉर्ड एलन बरो। जब ये आते हैं भारत 1842 में और जाते कब है 1844 में। इनके शासनकाल में भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था। ध्यान देंगे कि सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, विलियम बेंटिंग ने, और दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था। यहाँ पर प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति भी इन्हीं के शासनकाल में होती है। अगले जो हैं भारत के गवर्नर जनरल वो कौन है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम।
यहाँ पर ये 1844 में आते हैं, 1848 तक रुकते हैं। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, लाहौर संधि द्वारा समाप्त किया जाता है। क्या? आंग्ल सिख युद्ध प्रथम। अगले जो शासक हैं, यानी अगले जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इसको, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पर व्यापक नहीं है, व्यापगत है। व्यापगत का सिद्धांत कौन लाया था, मतलब व्यापगत के सिद्धांत पर कार्य किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापगत का जो सिद्धांत है, इसी को क्या बोलते हैं? हड़प। ठीक है, हड़प नीति। हड़प नीति, हड़प नीति के नाम को भी हम किससे जानते हैं? व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको हड़प नीति भी कहते हैं, यानी कि जिस भी क्षेत्रीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसका जो भी क्षेत्राधिकार होता था, उसको अंग्रेजी शासन के तहत हड़प लिया जाता था, या उसको जो है ले लिया जाता था, उस पर अधिकार कर लिया जाता था। तो इसे ही व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भी इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके शासनकाल में होती है कि भारत में पहली बार ट्रेन चलाई जाती है बम्बई से थाड़े लेकर के बम्बई से थाड़े तक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में पहली बार रेल चलाई जाती है, और 1853 में चलाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो है, इनका शासनकाल 1856 से लेकर के 1857 तक होता है। तो यहाँ पर भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसको तो बिल्कुल याद रखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 का जो विद्रोह होता है, जिसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि अब जो शासन था, अभी तक जो शासन था, वो रूल कौन कर रहा था? ये कंपनी द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो शासन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटिश की जो महारानी होंगी, उनके द्वारा शासन किया जाएगा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उनका कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा जो कि आकर के भारत में शासन करेगा, और उस प्रतिनिधि को क्या बोला जाएगा? वायसराय। ठीक है, अभी तक गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल होता था, अब यही पद क्या हो जाएगा? वायसराय के रूप में बदल दिया जाएगा, जब शासन कौन करेगा? ब्रिटेन की महारानी, कंपनी नहीं करेगी अब। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के द्वारा या फिर कब कंपनी का शासन भारत पे समाप्त होता है? तो 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, या 1857 के विद्रोह से। तो यहाँ पर देखते हैं, अब शुरुआत होती है भारत के वायसराय से। तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो हैं, ठीक है, जो अभी आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वही आपके प्रथम भारत के वायसराय हो जाएंगे। 1858 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल यहाँ पर भारत के प्रथम वायसराय के रूप में होता है। तो ये भारत के प्रथम वायसराय तो थे, और भारत में पहली बार इन्होंने, मतलब पहली बार आयकर लगाया गया था, भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था। तो यहाँ पर अगले जो वायसराय थे भारत के, वो देख लेते हैं, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो थे, वो दूसरे भारत के वायसराय थे। 1862 से लेकर के 63 तक इनका शासनकाल होता है, और इन्हीं के शासन में वहाबी आंदोलन का दमन किया जाता है। ठीक है, ये वहाबी आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका शासनकाल जो 1864 से लेकर के 1869 तक रहता है, और इनके शासनकाल में पहली बार अकाल आयोग का गठन किया जाता है, यानी प्रथम अकाल आयोग का गठन किया जाता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अगले आते हैं लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये 1869 से लेकर के 1872 तक रहते हैं। इनके शासनकाल में आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की जाती है, और भारत में प्रथम जनगणना भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। और ये कब होती है? 1872 में। यहाँ से प्रश्न दो तरह से बनता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1872 में। यदि प्रश्न में यह पूछता है कि पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पर
1881 हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। और यदि प्रश्न में ऐसा आता है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी और ऑप्शन में 1872 ना देकर के 1881 देता है, तब भी आपका आंसर 81 सही होगा। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में ना हो और दोनों अगर ऑप्शन में है तो आपका सही यही माना जाएगा अगर यह पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कब होती है। यदि सुनिश्चित मतलब कि सुनियोजित या फिर नियोजित जनगणना पूछते हैं तब आंसर आपका चेंज होगा। यहाँ पर देखेंगे सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है और कृषि विभाग का भी गठन किया जाता है। अगले जो है वायसराय वो देख लेते हैं कौन है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका शासनकाल 1872 से लेकर के 76 तक होता है। कूका विद्रोह का दमन भी इन्हीं के शासनकाल में किया जाता है। अगले जो आते हैं वो कौन आते हैं, लॉर्ड लिटन आते हैं। द्वितीय अकाल आयोग का भी गठन इन्हीं के शासनकाल में किया जाता है और इनका शासनकाल 1876 से लेकर के 80 तक होता है। और पहली बार दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया जाता है। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया जाता है जिसपे प्रेस पर मतलब जो प्रेस होता है यानी जैसे पत्रकारिता वगैरह होती थी तो उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी यहीं पे मतलब इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अगले देख लेते हैं कौन है वायसराय, लॉर्ड रिपन। ये 1880 में आते हैं, 84 तक रहते हैं और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाक्यूलर प्रेस को रद्द किया जाता है। इसको ध्यान देंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कौन था, तो लॉर्ड रिटन लाए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने हटाया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे हंटर आयोग का भी गठन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था और भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1872 में एक बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन वह नियोजित या नियमित नहीं थी। ठीक है, और जो भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी 1982 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में, तो आप इनको ध्यान देंगे, याद रखेंगे। और अगले हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल होता है वो 1884 से लेकर के 1888 तक रहता है और इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में बर्मा को भारत में मिला लिया जाता है, यानी कि बर्मा को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। कब, 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से। यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना कब होता है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1885 में हुई थी। अगले जो वायसराय हैं वो कौन है, लॉर्ड लैंसडाउन। इनका जो शासनकाल होता है वो 1888 से लेकर के 1894 तक होता है। तो इनके शासनकाल में डूरंड आयोग का गठन किया जाता है। अगले जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड एल्किन द्वितीय। प्रथम के बारे में अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 1894 से लेकर के 1898 तक इनका शासनकाल भारत में वायसराय के रूप में होता है। अकाल की जांच के लिए इन्होंने लॉयल आयोग का गठन किया था। अगले देख लेते हैं जो वायसराय हैं भारत के वो कौन है, लॉर्ड कर्जन। ये 1899 से लेकर के 1805 तक रहते हैं और 1805 में इनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। ठीक है, ये इनके शासनकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तृतीय अकाल आयोग का भी गठन इन्हीं के शासनकाल में किया जाता है। अगले जो वायसराय हैं वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं। प्रथम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। आप देखेंगे इनका शासनकाल 1905 से लेकर के 1910 तक रहता है। इन्हीं के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी जाती है और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो वह भारत आया था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी आरंभ किया गया था। यहाँ पर देखेंगे द्वितीय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था और तीसरा कांग्रेस का विभाजन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। यानी कांग्रेस का विभाजन, जैसे ये एक मतलब कांग्रेस थी और दूसरा क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगला देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, भारत में जो बंगाल का विभाजन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 1906 में होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है,
कब होता है? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है। उसी को समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे। और तृतीय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू होता है वो कब होता है? 1914 से। ठीक है, 1914 से 18 तक चलता है। तो शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगले आते हैं जो वायसराय भारत के, वो कौन बन के आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से लेकर के 1921 तक रहते हैं और इनके शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। और भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, तो यह भारत आता है। इनके शासन की ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। होम रूल लीग की स्थापना भी पूछी जाती है कि कब और किसने की थी। तो यहाँ पर होम रूल लीग की यदि स्थापना पूछता है तो दो लोगों ने की थी। एक तो मतलब जो एनी बेसेंट थी, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में करी जाती है। और इन्हीं के शासनकाल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। और भी देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है, यह भी इनके शासनकाल के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह 1919 में आता है और ये 1921 तक रहते हैं। जलियांवाला हत्याकांड भी 1919 में ही होता है। प्रांतों में द्वैध शासन भी इनके द्वारा फिर से पुनः लागू किया जाता है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है इन्हीं के शासनकाल में। अगले जो वायसराय बनकर आते हैं वो आते हैं लॉर्ड रीडिंग। देखिए इनके शासनकाल में कितनी सारी घटनाएं होती हैं, तो इन सब के होते हुए देखते हुए ब्रिटिश शासन इनको वापस बुला लेता है। फिर किसको भेजता है? लॉर्ड रीडिंग को। 1931 से लेकर के 1926 तक लॉर्ड रीडिंग वायसराय बन के रहते हैं। अब यहाँ पर इनके शासनकाल में चौरी चौरा नामक स्थान पे घटना घटती है, जिसको हम चौरी चौरा की घटना के नाम से जानते हैं। यह कब घटती है? फरवरी 1922 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की जाती है। और काकोरी ट्रेन घटना भी 1925 में होती है इन्हीं के शासनकाल में, यानी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। अगले जो वायसराय हैं भारत के वो कौन है? लॉर्ड इरविन। इनका शासनकाल 1926 से लेकर के 1931 तक चलता है। इनके शासनकाल में 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है और पूर्ण स्वराज की मांग मतलब रखी जाती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ भी इनके शासन 1930 ईस्वी में किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपका 1930 में होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में होता है। और क्योंकि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। यह कब हुआ होता है? 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। और इसी समझौते के कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, तो यह सभी महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड इरविन के शासनकाल की थी। अगले देख लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से लेकर के 1936 तक भारत में वायसराय बन के रहते हैं। तो इनके शासनकाल में द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए टोटल जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो 3 हुए थे, जिनमें से एक 1930 में होता है, दूसरा 1931 में होता है, तीसरा 1932 में होता है। और सांप्रदायिक पंचायत भी इन्हीं के शासनकाल में आता है। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में 1936 में करी जाती है। अगले जो वायसराय हैं वो कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। इनके शासनकाल में पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में करी जाती है। क्रिप्स मिशन 1942 में इन्हीं के शासनकाल में भारत आता है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यह भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू होता है। अगले जो वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के शासनकाल जो है इनका 1944 से लेकर के 1947 रहता है। इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड वेवेल योजना जून 1945 को आती है। और शिमला सम्मेलन, ये जो लॉर्ड वेवेल योजना होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गांधी जी को या फिर सभी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मनाना। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब शिमला सम्मेलन भी जून 1945 में होता है। फिर भारत
को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दी जाती है फरवरी 1947 में, इन्हीं के शासनकाल में। अगले जो वायसराय बन के आते हैं वो कौन आता है? माउंटबेटन। अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से लेकर के 1948 तक आते हैं। ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वायसराय का पद है ये फिर से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत हो जाएगा, तो इसके बाद में फिर से थोड़े से टाइम के लिए फिर से गवर्नर जनरल का प्रयोग लाया जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री का पद आ जाता है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सारे पद मतलब क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ से गवर्नर जनरल भी समाप्त हो जाता है। तो यह भी प्रश्न मतलब ये जो जोन है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था और भारत का प्रथम भारतीय वायसराय, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसे पूछ लेते हैं। तो यह क्वेश्चन किसी भी तरह से आता है तो आप इसको ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कि अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही थे। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा ही, इन्हीं के शासनकाल में जो है भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो यही जो है प्रथम गवर्नर जनरल भी होते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय होते हैं वो कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी, या इनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोलते हैं। इनका जो शासनकाल होता है वो 1948 से लेकर के 1950 तक रहता है। यह भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में प्रधानमंत्री का पद आ जाता है, तो वह जो है सत्ता उनके हाथ में चली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऐसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वह भी राजगोपालाचारी जी थे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, और बाकी है तो पूरा इम्पोर्टेंट। ठीक है, सभी जितने भी वायसराय हुए, जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, जो भी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पूरी मिल जाएंगी और क्रम से मिल जाएंगी कि कौन किसके बाद किससे पहले आया है और किसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।